कंटेंट एनालिसिस जो होता है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों होता है, ठीक है। अब इसको तो फिर हम पढ़ेंगे कैसे, कौन क्वांटिटेटिव और कौन क्वालिटेटिव होता है, ये भी हमने देख लिया था। हम यहाँ पे आते हैं, प्रोसेस क्या होते हैं कंटेंट एनालिसिस के। तो इन 6 स्टेप्स, यूं कहें कि 6 नहीं 8 स्टेप्स से मेनली मैंने थोड़ा सा और इसको एलाबोरेट कर दिया है ताकि इसको और बेहतर तरीके से आप समझ सकें। लिखा है, इसको 8 मैं ही बना देता हूँ। आपका अलग है, रिकॉर्ड ऑन कर दीजिए। ये क्या बोल रही हैं मोनिका जी, कुछ बोल रही है क्या? हेलो गाइस, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि मैंने गलती से उस वाले ग्रुप में शेयर कर दिया था लिंक, है ना, तो दूसरे कोई ना आ जाए उस वाले ग्रुप से, बड़ा हुसैन अकेडमी वाला ग्रुप। ये भी नहीं समझ में आ रहा। हाँ ठीक है। ये कैसे होगा, डिलीट कर दीजिए वहां से लिंक से, मैंने कर दिया डिलीट। चलिए, ये तो नहीं हो पा रहा है, मुझे लग रहा है कि इसको फिर से अलग से डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ, इसको आप लोग 8 कर लीजिए, 8 स्टेप्स। और कौन से फॉर्मुलेशन? अब सबसे पहले रिसर्च क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव को हम फॉर्मुलेट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो रिसर्च ऑब्जेक्टिव को फॉर्मुलेट करने से भी पहले स्टेज होता है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम आप करते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम जैसे ही करते हैं, उसके बाद फिर आप उसके अकॉर्डिंग ही ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, या फिर ऑब्जेक्टिव नहीं बनाते हैं तो क्वेश्चन फॉर्म करते हैं, ठीक है। हेलो, तो इसको देखिए, डिफाइनिंग द यूनिवर्स ऑफ स्टडी। जैसे आप क्या करेंगे, मैं मान लीजिए कि मैं कंटेंट एनालिसिस करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। मैंने ये देखा है कि सबसे पहले हम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे कि आप किन प्रॉब्लम को लेकर रिसर्च करना चाहते हैं। तो रिसर्च प्रॉब्लम इज वेरी वाइड टर्म, जिसके बिना हम कोई भी काम अगर स्टार्ट करें तो वो अधूरा रहेगा। मान लीजिए किसी आपका कोई पर्टिकुलर कोई ऑब्जेक्टिव ही ना हो, ऑब्जेक्टिव के पहले ही यूं है कि कुछ प्रॉब्लम ही ना हो, तो उस प्रॉब्लम को ही तो सोल्यूशन करने के लिए हम रिसर्च करते हैं, है ना। हमें हर हर आप यूं कहें कि हर रिसर्च में एक प्रॉब्लम का होना अति आवश्यक है, ठीक है। हेलो, हाँ जी। तो इसी तरीके से जैसे आप कंटेंट एनालिसिस करने जाएंगे तो आप देखेंगे कि कोई पर्टिकुलर बुक है, वो उसमें किन किन शब्दों का बार बार जिक्र हुआ है, तो उन शब्दों को हम देखेंगे कितनी बार जिक्र हुआ है, और हुआ है तो कहाँ हुआ है, कैसे हुआ, किन उसके पीछे जो उसके कुछ फॉलोइंग वर्ड्स हैं, या फिर उसके प्रीसीडिंग, या फिर उसके बाद आने वाले वर्ड हैं, वो कौन कौन से वर्ड्स हैं या सेंटेंस है। ये समस्याएं हैं हमारे सामने। कि मान लीजिए सपोज करिए कि एक बराक ओबामा ने एक बुक लिखा है, ठीक है। तो बराक ओबामा ने अगर बुक लिखा है तो इंडिया का उसमें कितनी बार जिक्र हुआ है, या फिर इंडियन प्राइम मिनिस्टर का उसमें कितनी बार जिक्र हुआ है, ठीक है। तो इसको जब आप करने जाते हैं और कितनी बार जिक्र हुआ है और किन किन रेफरेंसेस में जिक्र हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं कंटेंट एनालिसिस, ठीक है। हेलो, एक पैटर्न देखते हैं बस उसमें हम कि जिक्र हुआ है। तो अब आप देखेंगे प्रॉब्लम हमारे साथ क्या है। प्रॉब्लम यह है कि एक बुक लिखा है बराक ओबामा जी ने, उसमें क्या इंडिया के बारे में कुछ उन्होंने जिक्र किया है, ये हमारे पास एक रिसर्च प्रॉब्लम है। और रिसर्च प्रॉब्लम के बाद फिर हम उसमें देखते हैं कि हम अपना यूनिवर्स एक सेलेक्ट करते हैं। तो मान लीजिए उसमें हमने इंडिया, हमने एक यूनिवर्स सेलेक्ट किया। अब इस इंडिया में इंडियन प्राइम मिनिस्टर, इंडियन सिटीज, इंडियन आप ये कहें कि और भी सारे इंडियन डिप्लोमेट्स, और इसके अलावा इंडियन ये कहें कि रिलेशन बिटवीन इंडिया। तो ये इंडिया इंडिया जो है एक बहुत बड़ा यूनिवर्स ऑफ स्टडी हो जाएगा।
और उसी यूनिवर्स ऑफ स्टडी में से हम यूनिट ऑफ स्टडी बनाएंगे। बात समझ में आ रही है क्या? हेलो, एक मिनट का लीजिए। हाँ, तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमने रिसर्च प्रॉब्लम बना लिया। रिसर्च प्रॉब्लम बनाने के बाद से हम देख रहे हैं कि अब हम डिफाइन करेंगे हमारा यूनिवर्स ऑफ स्टडी क्या होगा। यूनिवर्स का मतलब पूरा हमारा समग्र, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में समग्र, क्या होगा। तो इस समग्र को हम डिफाइन जैसे ही करेंगे, हमारे पास आ जाएंगे छोटे छोटे यूनिट। ठीक है, अब यूनिट्स ऑफ स्टडी को हम देखेंगे। यूनिट्स ऑफ स्टडी क्या होते हैं, या फिर एक और शब्द इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, स्टडी ऑफ यूनिट, है ना। स्टडी ऑफ यूनिट एंड यूनिट ऑफ स्टडी को अभी फिलहाल दोनों को एक ही समझे, थोड़ा सा डिफरेंस इसमें होता है, हम बाद में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे यूनिट्स ऑफ स्टडी हम बनाते हैं, जैसे मान लीजिए इंडियन डिप्लोमेट, इंडियन प्राइम मिनिस्टर, या फिर बिजनेस विद इंडिया। तो किन किन शब्दों, किन किन टर्मों का यूज किया है हमारे यूनिवर्स में। ठीक है, इतनी बात समझ में आई क्या? फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो लिखा है सिलेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन कंटेंट एंड सैंपल। अब उसमें जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, जो वर्ड इस्तेमाल या सेंटेंस इस्तेमाल किया गया है, वो जो उसको हम सेलेक्ट करेंगे कि किस कम्युनिकेशन मीडियम के द्वारा वो पर्टिकुलर वो शब्द बार बार बोला गया है। या फिर एक और देखते हैं कि उसकी हम सैम्पलिंग करते हैं। मान लीजिए कि जो है हमारे पास लगभग 1000 बार इंडिया का जो है उन्होंने इस्तेमाल किया है ये वर्ड। ठीक है, 1000 टाइम बराक ओबामा जी ने 1000 टाइम इसको यूज किया है। तो फिर इसकी हम सैम्पलिंग कैसे करेंगे? सैम्पलिंग हम कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पे भी रैंडमाइजेशन हो सकता है। रैंडमाइजेशन होगा कि जो मेनली हम मान लीजिए 500 पेजेस हैं, है ना, उस बुक में। तो हर एक जो आप देखेंगे कि हर एक 5th वाले पेज पे जो होगा हमारे पास, उसमें अगर ये कहीं इंडिया शब्द लिखा है तो उसको हम करेंगे सेलेक्ट। या फिर आप यूँ देख लेते हैं कि एक इसका और भी मेथड होता है। जैसे आप सबसे पहले इतना जान लें कि 1000 पन्ने, जैसे ये 500 पेज की बुक है, 500 पेज में 1000 बार आप इंडिया शब्द का इस्तेमाल किए हो, और उस इंडिया शब्द में से 1000 में से मान लीजिए आप लोग की 100 जो पेजेज हैं उसको हम, ये 100 जो वर्ड है उसको हम सेलेक्ट करते हैं। 100 वर्ड हो सकता है कि वो 100 वर्ड का जो जिक्र है, 100 बार इंडिया का जिक्र हुआ होगा, वो 20 पन्ने या फिर 50 पन्ने में हुआ होगा। तो इन्हें 20 और 50 पन्ने को हम नॉन रेंडमली भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर रेंडमली भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये कैटेगरी, ये एक हो गया। दूसरी बात कि अब जैसे ही हम ये यूनिवर्स ऑफ स्टडी देख लिया, हमने सैंपल साइज बना लिया, हम कंटेंट को कैटेगराइज करेंगे। कैसे कैसे कैटेगराइज करते हैं गाइस? कैटेगराइज करते हैं कि हमने मान लीजिए कि फॉरेन अफेयर्स के बारे में बात हो रही है ना, और उसके अलावा हम देखते हैं कि आप कल्चर के बारे में बात हुआ है। उसके अलावा हम देखते हैं कि इंडिया से जो ग्रीन कार्ड होल्डर है उनके बारे में कुछ बातें हुई हैं, या फिर इंडिया से आउटसोर्सिंग के बारे में बातें हुई हैं। तो इनको हर एक कैटेगरी वाइज हम इसको अलग अलग बात करते हैं, और हर एक कैटेगरी को एक कोड दे देते हैं कि चलिए हमने फॉरेन डिप्लोमेसी के बारे में बात हुई है तो उसको एक कैटेगरी दे देते हैं। कोडिफिकेशन इसको मैंने कर देते हैं, इस कैटेगरी को एक ए लिख देते हैं, दूसरे वाले कैटेगरी को बी लिख देते हैं, तीसरे वाले को सी लिख देते हैं, चौथे वाले को डी लिख देते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले यूनिवर्स बनाए, सैंपल साइज हमने देखा, सैंपलिंग हमने कर लिया, उसके बाद से कैटेगराइजेशन किया। कैटेगराइजेशन के अंदर ही आप कहें कि कोडिफिकेशन वगैरह होता है। हाँ, लेकिन यहाँ पे लिखा है फाइनलाइज यूनिट्स। अब कैटेगराइज भी हमने कर लिया, और ये दोनों को एक ही तौर पे आप लोग समझ लें, 4 और 5 को कैटेगराइजेशन करेंगे और फाइनलाइज यूनिट कर लेंगे। अब यहाँ पे जब आती है कि बात, तो यहाँ पे कोडिफिकेशन आप समझ सकते हैं। कोडिफिकेशन इसको छोड़ दें, टाइटल पायलट टेस्टिंग हम कब करते हैं इसको ओवरऑल समेशन के तौर पे छोड़ दें। यहाँ पे मैंने बताया कि कोडिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले यूनिवर्स ऑफ स्टडी, फिर से हम कंटेंट का सैंपलिंग करते हैं, कैटेगराइजेशन करते हैं, कोडिफिकेशन करते हैं। कोडिफिकेशन के बाद फिर हम एक एक करके डेटा को कलेक्ट करते हैं, और उसके बाद से जो हम उसको एनालिसिस करके और प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हेलो, बात समझ में आई क्या? नहीं समझ में आई? फिर से मैं एक एग्जांपल के तौर पर बता देता हूँ। देखिए ये क्या हो रहा है। हाँ अब ठीक है।
हमने, मैं पेज ले लेता हूँ कुछ बुक्स के, ठीक है, या फिर न्यूज़पेपर के, फिर मैं यहाँ पे समझाता हूँ आपको। मान लीजिए कि ये मैंने ना लगभग 1 2 3 4 5 पेजेज ले लिया, ठीक है। हेलो, हेलो, सुन रहे हैं क्या? 5 पेज ले लिया उनके बुक का, बराक ओबामा जो है। इंडिया, इंडिया मेनली हमारा यूनिवर्स है, तो इंडिया के रिलेटेड किस कहीं बात हुई होगी, कहीं नहीं हुई। अच्छा ठीक है, इंडिया से रिलेटेड इस बुक, इस पेजेस में कहीं बात हुई, तो इन पेजेस को, उन्हीं उन्हीं पेजों को हमने सेलेक्ट किया कि हाँ चलो इंडिया का जिक्र यहाँ पे हुआ है, पेज नंबर 1 में हुआ है, पेज नंबर 10 में हुआ है, पेज नंबर 20 में हुआ है ना, पेज नंबर मान लीजिए नंबर 50 में हुआ है, या फिर 100 में हुआ है, इस तरीके से ये पेज नंबर है। तो इसमें सपोज करिए इंडिया का जिक्र ये 3 4 बार हुआ है, 3 या 4 बार हुआ है ना, ये यहाँ पे भी 2 बार हुआ है, यहाँ पे 4 बार, यहाँ पे 2 बार, यहाँ पे 10 बार हुआ है इंडिया का जिक्र इसी पेज पर। तो अब हम इस, हमारे लिए यूनिवर्स तो ये इंडिया ही रहा, अब उसी में हम यूनिट ऑफ स्टडी जैसे करेंगे कि वो किस किस तरीके से हम इंडिया वाले टर्म को कैसे कैसे वहां पे डिफाइन किया गया है। फिर यूनिट ऑफ स्टडी के अलावा हम उसको कैटेगराइज करेंगे, कैटेगराइजेशन के बाद हम उसका कोडिफिकेशन करेंगे, कोडिफिकेशन करेंगे उसके बाद फिर हम डेटा कलेक्ट करेंगे, और कलेक्ट करके फिर एनालाइज करेंगे डेटा। इस तरीके से ये प्रोसेस के तौर पे काम करता है हमारा कंटेंट एनालिसिस। ठीक है, बात समझ में आई? हाँ, तो 1 2 क्वेश्चन हम करेंगे ना, फिर और क्लियर हो जाएगा आप लोग को। थोड़ा सा वेट करिए इसको, इसको देखिएगा, इस क्वेश्चन को करिएगा थोड़ा। लिखा क्या है कि फॉलोइंग आर द स्टेप्स इन कंटेंट एनालिसिस। पढ़ रहे हैं क्या आप लोग? ये कुछ लिखा गया है। कुछ लोग बोल रहे हैं सर ऑप्शन 1 होगा, कुछ लोग बोल रहे हैं 3 होगा, कुछ लोग बोल रहे हैं 2 होगा। अब क्या आप लोगों में से किनका सही मालूम है? थोड़ा सा मैं भी देख लेता हूँ। चलिए अभी थोड़ा करिए, और लोग भी करिए, और लोग भी करिए। अच्छा ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसका ऑपरेशन करते हैं क्वेश्चन का। ये मॉनिटरिंग रिप्रेजेंट तो होगा ही नहीं, ठीक है, ये हम नहीं होता है यहाँ पे। और एक और है कि ये आइडेंटिफाइंग लिटरेरी एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं, ये भी नहीं। अब बात बची कौन सी है, इसको देख लेते हैं। फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च क्वेश्चन होगा क्या? ये तो पक्का होगा। डिफाइनिंग यूनिवर्स, ये भी पक्का होगा। तो ए और बी हो जाएगा। तो बस ऑप्शन हमारे पास है ये, या तो 3 या तो 1। अब हम देखेंगे या क्या ये सी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है या फिर ई स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है। तो सी क्या है? डिफाइनिंग डिस्कोर्स। इसको हमने अभी नहीं ये किया है। यूनिवर्स को जैसे ही डिफाइन करते हैं ना, इसमें डिस्कोर्स के डेफिनेशन की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि कंटेंट एनालिसिस डिस्कोर्स एनालिसिस नहीं है। डिस्कोर्स एनालिसिस जो है वो कंटेंट एनालिसिस का नेक्स्ट वर्जन होता है, ठीक है, इससे भी और अपग्रेडेड वर्जन होता है। तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास ऑप्शन ए बी एंड ई, सिलेक्टिंग यूनिट ऑफ एनालिसिस। ठीक है, यूनिट ऑफ स्टडी या फिर यूनिट ऑफ एनालिसिस जिसको हम कह सकते हैं। तो ऑप्शन हमारे लिए कौन सा सही होगा? इस तरीके से ए बी एंड ई, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, हाँ जी, कुछ और लोग बोलना चाह रहे हैं? ठीक है, थर्ड वन विल बी आंसर। चलिए, तो इतनी बातें समझ में आई है क्या कंटेंट एनालिसिस के बारे में? आप लोगों को फॉर्मुलेशन तो करेंगे ही क्वेश्चन का। इससे पहले भी हम एक देख लेते हैं कि इससे पहले मैंने बताया था आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम भी करना है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, तो फॉर्मुलेशन और आइडेंटिफिकेशन करेंगे जी, ठीक है, ओके। तो ये डिफाइनिंग द यूनिवर्स एंड सेलेक्टिंग यूनिट ऑफ स्टडीज।
तो इस तरीके से इसको समझिए। फिर से हम आगे बढ़ते हैं और एक दो क्वेश्चन और है, हम उसको भी करते हैं। तो इसको आप लोग मैंने समझा दिया है, आप इसको समझ सकते हैं। सिलेक्शन कैसे करेंगे कंटेंट एंड सैंपल का। इसके पहले दूसरा, इसके पहले कुछ और भी था ना, मैंने आप लोगों को समझाने के लिए सिर्फ यहीं से स्टार्ट किया है। जो जो चीजें आपको शायद ना समझ में आए, बस मैंने वहीं से स्टार्ट किया है कि जो जो, जैसे मान लीजिए ये थर्ड वाला स्टेप था ना, सिलेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन कंटेंट एंड सैंपल, तो लिखा है द नेक्स्ट स्टेप। किसके बाद का नेक्स्ट स्टेप? जब से यूनिट ऑफ स्टडी जब हम कर लेते हैं उसके बाद से। आवाज लो हो रही है सर? नहीं, मैं सही बोल रहा हूँ, आप लोग बताएं। थोड़ा सा आप लोग अपनी साउंड बढ़ा लें, मोबाइल या फिर लैपटॉप का। तो इफ द बॉडी ऑफ कंटेंट इज एक्सेसिव देन सैंपल नीड टू बी वर्कड आउट। किस तरीके से? बहुत सारा कंटेंट यदि है तो हम थोड़ा सा उसमें सैंपल को और सैंपल साइज और कम करते हैं, है ना। और अगर कंटेंट ही बहुत छोटा है तो उसको हम सभी ले लेंगे सेंसर, और वो सेंसस मेथड से उसको कर लेंगे, है ना। सेंसस मेथड का मतलब क्या है कि एवरी जो उसमें है यूनिट है, सभी को हम सेलेक्ट कर लेंगे, तो उसको हम सेंसस मेथड बोलते हैं। ठीक है, नो क्लियर है वॉइस? अच्छा ठीक है। तो हम बहुत कम कंटेंट हो एक बुक में तो उसको तो हम सभी को कर लेंगे, लेकिन जब बहुत ज्यादा कंटेंट हो तो हम जाहिर सी बात है कि उसको हम करते हैं, कुछ सैम्पलिंग करते हैं और सैंपल साइज को छोटा रखते हैं। लेकिन सैंपल साइज इतना भी छोटा नहीं रखा जाता है, क्योंकि हमारे ताकि हमारे स्टडी जो है उसमें एरर आने लगे, है ना। तो एरर हम देख सकते हैं। डेवलपिंग कंटेंट या फिर सब्जेक्ट कैटेगरीज कैसे डेवलप करेंगे? जैसे कंटेंट कैटेगरी कैन बी डिफाइन एज अ कंपार्टमेंट और पिजन होल्स, इसको बोल सकते हैं कि जो देखते हैं ना कबूतर खाने, जिसको हम कहते हैं ना कबूतर खाने, तो वो कैटेगरीज हम बनाते हैं। जैसे ये ब्रॉड हमारे पास यूनिवर्स तो है ही, है ना। इस यूनिवर्स में भी हम कैटेगरी बनाते हैं कि चलिए ये हमारे डिप्लोमेट्स के लिए, बराक ओबामा के बुक में ये आर्ट एंड कल्चर के लिए, एक एजुकेशन के लिए, एक वीजा के लिए है ना, एक डिफेंस के लिए है, एक फॉरेन रिलेशन के लिए। तो ये सारा का सारा हम पिजन होल्स इसको बोलते हैं, है ना। तो इसको हम बना लेते हैं और फिर इसमें इसके बाद हम एक एक करके कैटेगराइजेशन करते हैं इसका। और वो कैटेगराइजेशन जैसे मान लीजिए कि सपोज करिए कि आपका जो रिजल्ट आया इस तरीके से आया कि सबसे ज्यादा जो जिक्र हुआ है, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पर बता देता हूँ कि सबसे ज्यादा जो जिक्र हुआ है, हमने इसको कैटेगरी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई इस तरीके से मान लीजिए मैंने बना दिया। तो अब आप क्या करेंगे, ये पाई चार्ट जैसे ही बनाएंगे ना, तो आप ये दिखाने में वो आप सक्षम हो जाएंगे कि हाँ किन किन जो कंटेंट है उसकी कैसे आप कहें कि जिक्र हुआ है। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ डेबिट इरेजर टाइम। मान लीजिए मैंने यहाँ पे कुछ इसमें ऐसे कुछ कर दिया, ठीक है। फिर से मैंने इसमें एक ही कलर का क्यों आ रहा है, ये बराबर एक ही कलर का क्यों आ रहा है, कलर ही नहीं चेंज हो रहा है। मान लीजिए ये मैंने इस तरीके से कर दिया, ऐसे ही कुछ करते हैं हम। एक ही कलर का, या फिर मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है ना, समझ रहे हैं? Yes, sir. या फिर मैं इसको ऐसे कर दिया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो इस तरीके से हमने कैटेगराइजेशन का फायदा ये होता है कि वो समझने में बहुत आसान हो जाता है कंटेंट। सपोज करिए हमने यहाँ पे ए लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पे जी लिख दिया, जी यहाँ पे मैंने लिख दिया, ठीक है। जी आप लोगों को दिख रहा है क्या? मैं थोड़ा सा और, ये जी मैंने यहाँ पे लिखा, ये मैंने यहाँ पे लिखा, और इसके अलावा जैसे यहाँ पे मुझे दूसरा कुछ लिखना चाहिए, ए बी सी मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो अब जैसे हमने कैटेगराइजेशन यहाँ पे ये जैसे ही हमने किया था, तो ये को क्या बोला था, ये को बोला था फॉरेन अफेयर्स, ठीक है। हाँ जी, फॉरेन अफेयर्स हमने इसको बोला था। और यहाँ पे हमने बोला था कि ये हमारा जैसे कल्चर, आर्ट एंड कल्चर से होता है, तो
आर्ट एंड कल्चर का बहुत ज्यादा बार जिक्र हुआ है, इस तरीके से हम सब समझ सकते हैं। फॉरेन अफेयर का जिक्र हुआ है। जी मान लीजिए ग्रीन कार्ड होल्डर या फिर वीजा के बारे में जिक्र हुआ, तो वीजा के बारे में बहुत कम जिक्र हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। समझ रहे हैं क्या? यही बात समझ में आई? हेलो? हाँ, अच्छा, ठीक है, समझ में नहीं आए तो आप लोग बता दें। नो क्लियर? अच्छा, और अच्छा नहीं समझ में आई? नो सर। काजल जी आपको नहीं समझ में आई? अच्छा आगे, ठीक है, मैं एक बार और बता देने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लीजिए यही एक कंटेंट है, ठीक है, लेकिन ये काफी छोटा कंटेंट है, तो मैं किसी ऐसे वर्ड का ही को ही लूंगा इसमें जो ये हुआ हो। आप बुक किसी दूसरे बुक के ले सकते हैं, न्यूज़पेपर को ले सकते हैं। न्यूज़पेपर मान लीजिए कोई एक दो डेली है ना? दो डेली कौन सा? सपोज करिए द हिंदू को छोड़िए, दैनिक जागरण है ना? दैनिक जागरण एक न्यूज़पेपर है, और एक हिंदुस्तान हिंदी वाला है, हिंदुस्तान। यहाँ पे शिवा रेड्डी है क्या? हाँ जी। तो ये आपके यहाँ ये दैनिक जागरण और हिंदुस्तान आपके यहाँ नहीं जाता होगा यदि। तो क्या है कि हमने ये देखा कि एक ब्रॉड कैटेगरी है वुमेन एम्पावरमेंट का। ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट विल बी आवर व्हाट? यूनिवर्स, वुमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, एम्पावरमेंट हम बात कर लेते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, ये हमने, ये हमारा यूनिवर्स है। अब उस वुमेन एम्पावरमेंट के यूनिवर्स के बाद हमने यूनिट्स बना लेते हैं, यूनिट्स ऑफ स्टडीज कैसे करेंगे। तो जैसे मान लीजिए आपने वुमेन एम्पावरमेंट के बाद आपने देखा वुमेन को कैसे एम्पावर करेंगे। ऐसे शब्द इस्तेमाल किए जा सकते हैं कि जो हमारा एबॉर्जन होगा, भ्रूण हत्या जिसको हम कहते हैं, उसको कंट्रोल करेंगे, है ना? इसके अलावा हम देख सकते हैं कि हम वुमेन एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे, एक अलग यूनिट ऑफ स्टडी हो गया। ये दूसरा यूनिट ऑफ स्टडी हो गया। तीसरा यूनिट ऑफ स्टडी होगा, जैसे मान लीजिए कि ये हम डॉरी सिस्टम जो है, डॉरी सिस्टम इसको हम खत्म करेंगे। और इसके अलावा ये भी हो सकता है कि हम जैसे मान लीजिए वुमन को थोड़ा सा एंटरप्रेन्योरशिप की जो ट्रेनिंग देंगे, है ना? एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग देंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे ये कर दिया, यूनिट ऑफ स्टडी बना लिया। और सेम वही जो यूनिट ऑफ स्टडी इसमें है वही यूनिट ऑफ स्टडी इसमें भी है। कि मान लीजिए न्यूज़पेपर दैनिक जागरण या हिंदू है, तो अब हमने ये देखा यहाँ पे, अब इसको थोड़ा सा उस जो कैटेगराइजेशन किया था उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करिए कि जैसे मान लीजिए मैं अभी आपको समझाने की कोशिश किया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, चार चार मैंने ये पार्ट में इसको बांट दिया। 360 डिग्री ये होता है पाई चार्ट का, आपको पता ही है 360 डिग्री होता है। तो सपोज करिए ए बी सी डी चार ही है ना? यहाँ पे ए बी सी डी मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे ए बी सी और डी। तो ए का यहाँ पे क्या मतलब था? वुमन एजुकेशन की बात हो रही थी, तो वुमन एजुकेशन के बारे में बहुत कम चर्चा हुआ है इसमें, हिंदू में। लेकिन दैनिक जागरण की जब हम बात करते हैं तो वुमेन एजुकेशन की बहुत ज्यादा इसमें डिस्कशन हुई है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना? इसी इसी यही मेन इसका मकसद होता है कि हमें समझने में आसान हो जाए, और जब भी हम प्रेजेंट कर रहे होते हैं तो हम लोगों को बता पाए कि ए का क्या मतलब है। तो ए को हम धीरे छोटे से फुटनोट में फिर हम दे देते हैं कि ए का मतलब है वुमेन एजुकेशन, एजुकेशन फॉर वुमेन। ठीक है, डी का क्या मतलब है? एंटरप्रेन्योरियल ट्रेनिंग फॉर वुमेन। ठीक है, तो डी जो है वो हिंदुस्तान बहुत ज्यादा चर्चा करता है, यानी वुमेन के एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बहुत ज्यादा लेख लिखा जाता है हिंदुस्तान में। तो इस तरीके से इसको हम समझ सकते हैं। ठीक है, पाई चार्ट को ही पिजन होल कहते हैं। नहीं, पाई चार्ट पिजन होल नहीं है, यहाँ पे पिजन होल हम बनाते हैं जो यूनिट ऑफ स्टडी वगैरह करते हैं वहां पे। ठीक है, पिजन होल हम तब बनाते हैं जब ये जो पाई चार्ट वगैरह तब बनाते हैं जब प्रेजेंट करना होता है। ठीक है, हेलो, प्रेजेंट करना होता है। ये कैटेगराइजेशन मैंने अभी बताया, ये आपको कैटेगराइजेशन जो है ये पिजन होल है। ए बी सी डी ये वाला है। ए बी सी डी को हमने बस यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। बात समझ में आई? हाँ जी, ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। और फाइनलाइजिंग यूनिट ऑफ स्टडी को तो मैंने सारी चीजें बताया है। यूनिटाइजेशन ऑफ न्यूज इज फॉलोड इन कहाँ पे? ये बहुत
आई थिंक इजी सा क्वेश्चन है, इसको आप लोग कर लेंगे, करेंगे क्या? आंसर आने लगा होगा आप लोगों का। बहुत समय जल्दी चला जाता है, पता ही नहीं चलता। सर सी है, इसमें भी कोई पूछने वाली बात है क्या? सी है, पक्की बात है, सी है ना? ठीक है। यूनिटाइजेशन ऑफ न्यूज इज फॉलोड इन, कहाँ पे? सिर्फ न्यूज ही नहीं, कंटेंट का यूनिटाइजेशन हम करते हैं, कोई जरूरी है सिर्फ न्यूज का, है ना? चलिए, तो एक तो चीज ये हो गया, ब्रॉड कैटेगरी में बांट देना, मेनली हम उसको यूनिटाइजेशन कहते हैं, और उसको फिर और अलग से हम कोडिफिकेशन करते हैं। चलिए, अच्छा, डीकंस्ट्रक्शन कहाँ किया जाता है? डीकंस्ट्रक्शन ये कंटेंट एनालिसिस में नहीं, ये कहाँ किया जाता है, कोई बताएंगे क्या? वेयर इट इज डन? सर फ्रेम एनालिसिस में बताता हूँ, फ्रेम एनालिसिस में बताता हूँ क्या होता है। ये डीकंस्ट्रक्शन आपने बताया नहीं? बताया, कोई बात नहीं। डीकंस्ट्रक्शन हम करते हैं सिमियोटिक एनालिसिस में, ठीक है? सेमियोटिक्स एनालिसिस, सेमियोटिक्स में करते हैं, और फ्रेम एनालिसिस भी उसी में करते हैं। डिस्कोर्स एनालिसिस जो है वो अलग है, वो अलग है, क्रिटिकल डेरिडा, वेरी गुड, श्योरिटी, है ना? तो ये हम मेनली हम कहाँ करते हैं? सिमियोटिक एनालिसिस में करते हैं। डिकंस्ट्रक्शन का मतलब है कि पार्ट वाइज उसको तोड़ तोड़ के आप यूं कहीं की उसके ब्रेकअप्स बनाएंगे और फिर उसको समझेंगे, ठीक है? अब फ्रेम को कैसे? फ्रेम भी हम इसमें कर सकते हैं, किसमें? या तो हम उसको सिमियोटिक्स में कर सकते हैं फ्रेम एनालिसिस को, और या उसको हम क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस, दोनों में हम इसको यूज कर सकते हैं फ्रेम एनालिसिस को। कैसे? देखिएगा, मान लीजिए कि कोई हमारे पास फ्रेम है ना? न्यूज़पेपर की फ्रेमिंग की हम बात कर लेते हैं। हम देखते हैं ना, फ्रेमिंग थियरी हमने पढ़ा है ना? तो न्यूज़पेपर का फर्स्ट पेज हम देख लेते हैं, उसमें कैसे फ्रेमिंग हुई है। तो हेडलाइन में क्या, किस तरीके का हेडलाइन है, कलर कैसा है, उसका फॉन्ट स्टाइल कैसा है, उसके साथ साथ जो हेडलाइन के अलावा मतलब ये तो मास्टर हेड हो गया, हेडलाइन में बोल रहा हूँ, हेडलाइन कैसा है। मान लीजिए 3-4 हेडलाइन है तो 3 चारों हेडलाइन को हम देखेंगे। हेडलाइन के बाद फिर हम देखेंगे कि कोई पिक्चोरियल, जो पिक्टोरियल एलिमेंट है वो हेडलाइन से किस तरीके से मैच कर रहा है, और हेडलाइन क्या कह रहा है, पिक्चर क्या कह रहा है, जो इसमें आर्टिकल्स हैं वो क्या कह रहे हैं। तो ये सारा का सारा फ्रेम में जो भी चीजें हैं ना वो हम एनालिसिस करते हैं, तो वो फ्रेम एनालिसिस। फिर हम बात कर लेते हैं कि ये टेलीविजन के फ्रेम एनालिसिस को हम देखते हैं। तो टेलीविजन में जैसे मैंने कई बार बोला है कि आप देखते हैं कि यहाँ पे कोई विजुअल चल रहा होता है, यहाँ पे एक ये हमारे लिए जो अनाउंसर है ना, रेडियो टेलीविजन प्रेजेंटर, और यहाँ पे कुछ और भी टेक्स्ट चल रहा होता है, यहाँ पे नीचे कुछ चीजें चल रही होती हैं, तो इसको हम जब एनालिसिस करते हैं तो ये फ्रेम एनालिसिस के तौर पे, तो ये दोनों चीजें में, डिस्कोर्स एनालिसिस में भी और सेमियोटिक एनालिसिस दोनों में हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है? हेलो, हाँ, तो इसको हम समझेंगे, आगे बढ़े, आगे बढ़ेंगे इस, ठीक है जी। अच्छा, कुछ और पूछ रहे हैं? थीमेटिक एंड एपिसोडिक फ्रेमिंग होता है, बिल्कुल, थीमेटिक एंड एपिसोडिक फ्रेमिंग होता है। और थोड़ा सा और आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेंगे, ये आप लोग जान लीजिए कि यहाँ पे प्रिपेयरिंग अ कोडिंग शेड्यूल, पायलट टेस्टिंग, चेकिंग इंटर कोडर रिलायबिलिटी। तो ये कैसे इंटर कोडर रिलायबिलिटी कैसे? मान लीजिए कि आपने एक बार कोडिंग कर दिया है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, और दूसरी बार कोडिंग किया है वुमेन एम्पावरमेंट, मान लीजिए एक बार बड़ा टर्म हो गया, मैं दूसरी एक एग्जांपल ले रहा हूँ। मान लीजिए एक बार आपने कोडिंग किया है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, है ना? और एक बार आपने कोडिंग किया है कि इनकम इंक्रीज, मान लीजिए इनकम लेवल के इंक्रीजमेंट के लिए या फिर बढ़ावा देने के लिए किस तरीके से इनकम लेवल जो है महिलाओं को बढ़ेगा। तो आपको क्या नहीं लगता है कि इंटरप्रेन्योरशिप और इनकम लेवल दोनों एक ही तरीके का है ना? तो इंटर रिलायबिलिटी आप देखते हैं कि दोनों एक दूसरे से मैच तो नहीं कर रहा है, या फिर दोनों का कोडिफिकेशन इतना अलग अलग होना चाहिए कि मिसमैच ना हो और एक दूसरे की रिलायबिलिटी भी बनी रहे। तो बस ये हम करते हैं यहाँ पे जब इंटर कोडिंग रिलायबिलिटी चेक कर रहे होते हैं। तो थोड़ा सा इसको ना भी समझेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप लोग बस समझ लें कि हाँ इसका प्रोसेस क्या है। बहुत अंदर तक हमारे कंटेंट एनालिसिस से तो मैंने नहीं देखा है क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश किया कि आप लोगों को अंदर तक बताया जाए। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, एक ही ऑप्शन इसमें आपको सेलेक्ट करना है,
करिए जरा, और उसी एक ऑप्शन से शायद आंसर भी आ जाए आपका। ओके, ठीक है। शिवा कुमार रेड्डी, काजल, उत्साह जी, अनु, जहां, साक्षी, ओके, एक का फोर, अच्छा ठीक है जी। बोनिका जी, वंदना, सौम्या जी, ठीक है, वेल डन एवरीवन। श्वेता है, नंदिनी का आंसर आ गया। नंदिनी बी क्यों बोल रही हैं आप? हेलो नंदिनी, बी क्यों बोल रही है? तो कैटेगराइजेशन हम कहाँ करते हैं? ये हम करते हैं कंटेंट एनालिसिस में। तो तीन चीजें मेनली आप लोग याद रख लीजिए, एक तो यू, दूसरा सी, तीसरा सी, यूसीसी। कैसे? पहला यूनिटाइजेशन हम करते हैं, दूसरा फिर हम कैटेगराइजेशन करते हैं, और फिर हम तीसरा करते हैं कोडिफिकेशन। ठीक है, और तीनों इसी क्रम में होगा, पहला ये होगा, दूसरा इस तरीके से, तीसरा ऐसा नहीं, क्यों ऐसा नहीं हो सकता कि पहले कोडिफिकेशन हम डालते हैं, फिर हम कैटेगराइजेशन करते हैं, और फिर हम यूनिटाइजेशन करते हैं। ऐसे नहीं होता गाइस कंटेंट एनालिसिस में। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? सीसीयू नहीं होता, यूसीसी होगा, यानी यूनिटाइजेशन, कैटेगराइजेशन एंड कोडिफिकेशन। ठीक है, हाँ जी सर। कैटेगराइजेशन ग्राउंडेड थियरी में भी तो करते हैं सर। नहीं नहीं, आपको वो आप तो ऐसे करेंगे तो पूरी दुनिया में कैटेगराइजेशन ही है ना? मिडिल क्लास, अपर क्लास, लोअर क्लास, ये भी तो कैटेगरी है। ऐसे नहीं सोचिए ना, आपको जो जहां पे मैं फ्रेमिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ उसको समझिए। ठीक है, हाँ, तो इसको हम समझें, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन शायद और है क्या? हाँ, एक क्वेश्चन और है, लीजिए। कंटेंट एनालिसिस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है ना, आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आज तक की हिस्ट्री में जो आए हैं हमारे एग्जाम में, सारे क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएंगे। एक्सप्लेन अदर ऑप्शन कैसे? नहीं, अदर ऑप्शन मैं अभी आपको नहीं एक्सप्लेन करूंगा, जो हम लोग वो बात करेंगे तब। ठीक है, सर ऑप्शन ये होना चाहिए, इसमें भी कोई पूछने वाली बात थोड़ी है। सी का फोर बोल रहे हैं? अच्छा, सी का फोर, ओके, सी का फोर, ठीक है, हाँ जी। वेल डन एवरीवन। हाँ, तो जाहिर सी बात है, हम सिर्फ और सिर्फ कोडिफिकेशन की बात कर लेते हैं। कोडिफिकेशन इज डन इन कंटेंट एनालिसिस। तो मैं मुझे एक बार वो जो मैंने कीवर्ड बताया था वो आप लोग मुझे टाइप करके बताएंगे क्या? श्वेता जी, अनुषा, आनंदी जी, वंदना, मोनिका जी, काजल एंड अदर्स। ठीक है, वो जो मैंने अभी कीवर्ड बताया था, मुझे स्टूडेंट इसको एक बार बताएं। कीवर्ड क्या है कि हाँ, यूनिटाइजेशन, कैटेगराइजेशन, कोडिफिकेशन। यू यूसी यू ट्रिपल सी कैसे? ट्रिपल सी तो नहीं बताया था मैंने, हाँ यूसीसी बताया था। ठीक है, यूसीसी, यूनिटाइजेशन, कैटेगराइजेशन, कोडिफिकेशन। कोडिफिकेशन लास्ट है, कोडिफिकेशन लास्ट है, इसको समझेंगे। गाइस 1 मिनट बचा है, और मैं आप लोगों को बता दूं कि थोड़ा सा हम ना बाद में कनेक्ट करेंगे, है ना, कल कनेक्ट करेंगे। ठीक है, हाँ जी। तो इस आज की क्लास हम एक ही बार कनेक्ट करेंगे। आई होप आप लोग को ये जो है कंटेंट एनालिसिस ये समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड मुझे नहीं लगता है कि अब बहुत ज्यादा आपको समझने की जरूरत है।
कहीं एक दो मिले क्वेश्चन तो आप इसको कर सकते हैं। यहाँ पे एक और है, एक क्वेश्चन और है, देख सकते हैं। प्लेसिंग अ यूनिट ऑफ एनालिसिस इनटू कंटेंट कैटेगरी इज कॉल्ड